नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। साथियों, अपन डिस्कस करने वाले हैं जो रीट मेन एग्ज़ाम है साथियों, आपका रीट्स मेन एग्ज़ाम साथियों, उसके अंदर आपका L2 के अंदर साथियों सब्जेक्ट है SST, यानी कि सामाजिक अध्ययन के जो मॉडल पेपर हैं उन पेपर रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं साथियों। आपको बता दूं, इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर देख लिए हैं। 10 जो मॉडल पेपर हैं साथियों वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे सभी, आप वो भी सारी वीडियो जाके जरूर देखें साथियों। 10 नंबर मॉडल पेपर के हमने 65 क्वेश्चन देखे थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं साथियों 66 नंबर से। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से अंत में बताइएगा, और यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। और रही बात पीडीएफ की साथियों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो देखिएगा कथन कौन कौन से सही हो सकते हैं आपके। तो पहला कथन पे विचार करते हैं। पहला कथन पे अपन पढ़ते हैं साथियों, क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिएगा साथियों, पहला आपके सामने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व रोपड़ व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे साथियों, बिल्कुल स्थल थे ये। तो हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल किया था साथियों। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का साथियों प्रयोग के बारे में पता नहीं था, तो साथियों ये गलत है हमारा। उनको प्रयोग के बारे में बिल्कुल पता था साथियों। मैं बता दूं उनको क्या क्या पता था। तो आप देखिएगा साथियों, उनको चांदी के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था, सोना के बारे में पता था उनको, ठीक है ना, शीशा है ना, तांबा, ये सब के बारे में उनको नॉलेज था साथियों। तो यहाँ पे आपका आंसर एक और 2 सही होगा, तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 67 नंबर है। निम्न में से किसे ऋतशृंगोपा कहा गया साथियों। ऋतशृंगोपा कहा गया है, तो बताइएगा इंद्र को, वरुण को, रुद्र को या अग्नि को, किसे कहा गया है ये बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों वरुण को कहा गया। किसे कहा गया? वरुण को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है 68 के नंबर के अंदर। देखिएगा सूची 1 दे रखी है आपके सामने, सूची 2 दे रखी है साथियों। शारदा विधवा अधिनियम जो है साथियों वो कब का है? ये हो जाएगा 1929 का हो जाएगा साथियों। इसका प्रोजेक्ट कौन था? हरविलास शारदा था। कौन था? हरविलास शारदा था साथियों, खुद ही है ना। इसके अलावा हिंदू विवाह वैधता अधिनियम साथियों 1949 का ही है। हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक व भरण पोषण अधिनियम साथियों ये भी 1946 का है, ठीक है ना। विशेष विवाह 1954 का हो जाएगा। जैसे ये लिखे हो रहे हैं ना 1 2 3 4 आपका, वैसे आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है साथियों। देखिएगा ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी साथियों। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? चंपा, तक्षशिला या वैशाली या नालंदा साथियों, ये बताना है आपको। देखिएगा साथियों यहाँ पे आंसर क्या होने वाला, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों नालंदा में। इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी साथियों? घोषाल की महावीर स्वामी से मुलाकात हुई थी नालंदा के अंदर साथियों, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने किसके परामर्श पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था? परामर्श किया था साथियों, उसके बाद में प्रवेश दिया था स्त्रियों का। तो आनंद, उपाली या सुधोधन या अजात शत्रु, क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल आनंद हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिला, कटक और रथ मुशल हथियारों का प्रयोग किया था? वज्जी, अंग, काशी या कौशल, क्या आंसर होगा? तो आंसर थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे साथियों, थोड़ा सा ना, आधे घंटे में अपनी एक पूरे 150 क्वेश्चन हल कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों वज्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्जी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है मैक्सनीज अपनी पुस्तक है साथियों। ये पुस्तक इंडिका है किसकी? ये मैक्सनीज की है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कितने वर्गों में बांटा रखता है साथियों? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 7 वर्गों में बांटता है साथियों। कितने वर्गों में बांटता है? 7 वर्गों में बांटता है। यदि वो 7 वर्ग भी आपको जानना है तो 1 वर्ग तो दार्शनिक हो जाएगा, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, छठा वर्ग, ठीक है ना, वर्ग निरीक्षक, और 7वां हो जाएगा सभापद हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सारे आगे देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था साथियों, किससे बना था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से? बताइएगा चंद्रगुप्त का जो महल है वो किससे बना हुआ है? तो वो जो साथियों महल जो है ना वो आपका बना हुआ है लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है साथियों, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिव्यावदान के अनुसार किसके उद्देश्य से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निग्रोथ, बाल पंडित, उपगुप्त या आनंद, क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा साथियों उपगुप्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 75 नंबर देखिएगा, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अकबर तो उस समय पूछा गया मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या राणा सांगा? क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, राणा उदय सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राणा उदय सिंह हो जाएगा 1567 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये उदय सिंह साथियों मेवाड़ के 12वें नंबर के ये क्या थे? हाँ जी, महाराजा थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है आपका 76 है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो शतरानी। साथियों किसके लिए ये प्रसिद्ध है? शैल कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर, आनंद कंवर। इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन एग्जाम में आता जाता है, ठीक है ना। तो 76 का क्या राइट आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पे आंसर आपका जो राइट होने वाला है साथियों वो हो जाएगा, हाँ जी, सहल कंवर हो जाएगा साथियों। सहल कंवर ये किसकी पत्नी थी? ये सरदार रतन सिंह की साथियों पत्नी थी। चूड़ावत सरदार रतन सिंह था, उसकी पत्नी थी, ठीक है ना। इसने अपना सर काट के दे दिया था साथियों, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? साथियों कौन सा अधिकारी जो सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? दीवान, बख्शी, फौजदार या वाक़या नवीस? तो बताइएगा 77 का आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका दीवान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दीवान हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो 1 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, हाँ जी, 78 नंबर क्वेश्चन है, आपको सम्मिलित करना सूची 1 से सूची 1 के अंदर भारतीय संविधान के पद और सूची 2 के अंदर जिस देश से ये अपनाए गए हैं वो हैं। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, नीति निर्देश जो तत्व है साथियों वो लिए गए हैं अपने आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मूल अधिकार की अपन बात करें साथियों, मूल अधिकार ये लिए गए हैं आपके यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यहाँ पे अंतिम है भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधीन शक्ति निहित साथियों, ये कनाडा से लिए गए हैं। तो आपके अनुसार हो जाएगा 3 नंबर पहले होगा, फिर 4, फिर 1 और 2, ठीक है ना। तो आंसर इसका साथी होगा 3, 4, 1, 2, बी नंबर आंसर आपका 78 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो एक सही नहीं है वो ही आपको पहचान करना है। तो देखिएगा सही कौन सा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 359(1) में जैसा उपबंधित है उसे सिवाय अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। साथियों बिल्कुल ये तो सही है। अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता साथियों, कभी निलंबित नहीं किया सकता 20 और 21 को। भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन अपराधों के लिए राज्य विधान द्वारा दंड विहित किया जा सकता है साथियों। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे लिखा हुआ भाग 3 के अंदर, भाग 3 में साथियों क्या है? मौलिक अधिकार है हमारे, क्या है? मौलिक अधिकार है साथियों, यही है जो सही नहीं है आपका, ठीक है ना। तो आपका सी नंबर आंसर आपका यहाँ पे होगा। आगे और पढ़ लेते हैं साथियों, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभाव वाले बलों के सदस्यों के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाना, कानून द्वारा मूल अधिकारों को निरक्षित किया जा सकता है साथियों, बिल्कुल ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई साथियों कौन से में? तो बताइएगा 51A, 52A, 49A या 50A? तो यहाँ पे आप आंसर क्या होगा? आपको पता है साथियों 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था साथियों, उसके द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 10 जोड़े गए थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका साथियों 51A हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संविधान के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया था? कौन सा संविधान जो आपका है उसके तहत पूछा गया नागालैंड का जो भारत का नया राज्य घोषित किया था? कौन सा 13वां, 12वां, 11वां या 10वां? 81 का क्या आंसर होगा आपका सामने बताइएगा। तो साथियों यहाँ पे 13वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों, जिसके तहत क्या हुआ था? हाँ जी, भारत का जो 16वां राज्य बना था, 16वां राज्य बना था, कौन बना था? 16वां राज्य नागालैंड बना था साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नागालैंड 16वां राज्य बना था भारत का, ठीक है ना। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी है साथियों कोहिमा। कौन सी राजधानी है? कोहिमा, जो कि सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है भारत की, ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 13 नंबर, 13वां आपका राइट आंसर सही होगा। 81 का आप 1 नंबर लगा सकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 82 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइएगा। पहले कौन सी घटना होती है आपको यही पहचानना है। तो देखिएगा पहले कौन सी होती है?
देखिएगा सबसे पहले चोरी चौरा कांड की बात कर लेते हैं साथियों। ये कब हुआ था? तो ये 1922 से हो जाएगा साथियों, फरवरी 1922 के अंदर। अब ये मोपला विद्रोह है साथियों, ये मोपला विद्रोह था 1921 के अंदर। कब हुआ था? 1921 के अंदर, ठीक है ना। अब रॉलेट एक्ट है साथियों, ये 1919 के अंदर। और इसके अलावा जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पहले रॉलेट एक्ट आएगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आपका मोपला विद्रोह, फिर अंतिम में चोरा चोरी कांड। एक नंबर ऑप्शन देखेगा कौन कौन से अंतिम है, तो बी और सी के अंदर है। तो फर्स्ट देख लीजिएगा साथियों, फर्स्ट आपका रॉलेट एक्ट 3 नंबर फर्स्ट में होना चाहिए, तो आपका बी नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 82 हमारा हो चुके हैं। इनमें से 83 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं थे? मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य जो नहीं थे, आपको वही पहचान करना है। पैथी लॉर्स, एटनी ईडन, स्टेफर्ड क्रिप्स या एग्वी एलेक्जेंडर साथियों। क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा साथियों एटनी ईडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटनी ईडन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो मंत्रिमंडल मिशन था साथियों, उसके 3 सदस्य थे। एक पैथी लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था और एक जेंडर था साथियों। ये उसके 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। कितने सदस्य थे साथियों? 3 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको पता होना चाहिए साथियों, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था साथियों क्या था? ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व की शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करनी थी साथियों, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पूछा जा रहा आपसे। तो उद्देश्य प्रस्ताव साथियों कब पेश होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बैठक संविधान की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को साथियों। 13 दिसंबर 1946 को हमारा क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है ना, पेश हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को। तो अब ये पूछा जा रहा आपसे पेश किया था साथियों, किसने पेश किया था, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा साथियों, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था ये पारित कब हुआ था, ठीक है ना, ये पारित कब हुआ था, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? साथियों ऐसा कौन सा जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है साथियों, जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि वो हाई सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका 143 हो जाएगा। तो आर्टिकल जो आपका 143 है उसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है साथियों। आगे देखिएगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो मंत्रिमंडल की जो बैठक की अध्यक्षता करता है साथियों वो करता है आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपका मिल जाएगा आपको 74 में साथियों, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल होगा साथियों, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 87 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट साथियों, उसके मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आपका, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा YV चंद्रचूड़ हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? YV चंद्रचूड़ हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। 1978 से लेकर 1985 तक ये लगातार रहे थे साथियों। 2696 दिन अपन बोल सकते हैं, 2696 दिन साथी थे, 2696 दिन तक ये आपके मुख्य जो न्यायाधीश थे उनके पद पे रहे थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, सुमेलित करना आपको सूची 1 से सूची 2 के सामने आर्टिकल दे रखे हैं, उनमें आपके विषय दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पहचानना साथियों, देखिएगा क्या आंसर होगा आपका। अनुच्छेद साथियों आर्टिकल 2 to 5 के अंदर क्या है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता साथियों, बिल्कुल ये तो सही है हमारा। आगे देखिएगा आर्टिकल 2 to 6 के अंदर क्या है? कुछ रीट निकालने की उच्च शक्ति न्यायालय की शक्ति है साथियों, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 226 1 के अंदर क्या है? वर्तमान में प्रभावी नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा वर्तमान में प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 227 में क्या है? सभी न्यायालय के अधीन की उच्च न्यायालय की शक्ति है साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 जैसे लिखे हुए हैं, तो 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को आपको सम्मिलित करना है साथियों। आपके सामने राज्यपाल दे रखे हैं, उनका कार्यकाल दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है राज्यपाल और उनके कार्यकाल को। तो 89 नंबर का देखिएगा क्या आंसर होगा साथियों। यहाँ पे
देखिएगा साथियों, यहाँ पे आंसर क्या होगा, श्री गुरमुख निहाल सिंह पूछा गया आपसे साथियों। गुरमुख निहाल सिंह अपन बात कर लेते हैं 1956 से 1962 तक ये साथियों राज्यपाल रहते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में साथियों, प्रथम राज्यपाल के रूप में। और सर्वाधिक कार्यकाल यदि पूछा जाए किस राज्यपाल का है राजस्थान के अंदर, तो आपका आंसर आना चाहिए साथियों गुरमुख निहाल सिंह। संपूर्णानंद की बात करें साथियों, यहाँ पे 1962 से 1967 तक ये राज्यपाल आए थे। राष्ट्रपति जब पहला राष्ट्रपति राजस्थान में लगा था साथियों, उस समय पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा भी गया था साथियों। तो यहाँ पे संपूर्ण आंसर आपका सही होगा। श्री सरदार हुकम सिंह की बात करें साथियों, 1967 से 1972 तक ये आपके राज्यपाल रहे थे राजस्थान के। और इसके बाद में सरदार जोगेंद्र सिंह के देखेगा साथियों, 1972 से लेकर 1970 तक ये रहे थे साथियों। ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं इन चारों में से, तो आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। इन्होंने स्वयं क्या दिया था साथियों, स्वयं इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दिया था साथियों, ठीक है ना, पद से। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथ साथ में। तो आंसर आपका 1 2 3 4 आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 90 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, जो भी चैनल से पहले जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसे है? तो पंचायती राज चुनाव संस्थाएं हैं साथियों, उनको चुनाव करने का दायित्व पूछा गया, यहाँ पे किसको है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत निर्वाचन जो आयोग आता है साथियों, वही करवाता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, ठीक है ना। देखिएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग को साथियों ये पंचायत राज संस्था को चुनाव नहीं करवाता है साथियों। बता दूँ ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, राज्य निर्वाचन आयोग साथियों। क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है साथियों किसके? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव साथियों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के सामने यदि आप इसके सामने राज्य लगा दोगे तो ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आप लगा सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा 91 नंबर एक क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न को सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 के सामने आपके दे रखे हैं। तो सूची 1 में देखिएगा साथियों, अपन सुमेलित करना शुरुआत करते हैं। तो पहला देखिएगा, शांति व कानून व्यवस्था, ये मजिस्ट्रेट साथियों पुलिस का कार्य है। भू अभिलेख अद्यतन करवाना साथियों पटवारी का कार्य है। और रसद सामग्री उपलब्ध करवाना साथियों ये जिला रसद अधिकारी का। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं साथियों ये मुख्य शिक्षा व स्वास्थ्य अधिकारी का कार्य है। जैसे ये लिखे हुए साथियों, ऑप्शन हमारा सही होगा 1 नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच पूछी जा रही साथियों, 1/4 यदि दूरी कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा संभावना किस बात की होगी आपके सामने? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा किस बात की संभावना होगी? तो आप देखेगा यहाँ पे आंसर जो राइट रहने वाला है वो है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। आपको पता है साथियों, यहाँ पे जो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है साथियों, घूर्णन करती है, वो कितने परिक्रमा पूरी करती है? 365 और 6 घंटे में पूरी करती है, ठीक है ना। तो ये दूरी आपकी कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में है? तराइन साथियों, तराइन का वर्तमान कहाँ पे है स्थिति? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तराइन के जो साथियों 2 युद्ध भी हुए थे, आपको इस वजह से पूछा जा रहा है आपसे ये। तो युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो तृतीय ऐसा साथियों चौहान, उसके मध्य युद्ध होता है, प्रथम और सेकंड युद्ध। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होने वाला है आपका बिल्कुल हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को स्थानित किया था साथियों? 2010, 8, 12 या 2006? बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा साथियों 2010 आंसर होगा आपका। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान शरीर से सघात्मक तथा आत्मा से एकात्मकता है, यह कथन किसने कहा था साथियों? ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन के अनुसार बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन जो साथियों यहाँ पे करेक्ट होने वाला है वो हो जाएगा केसी वेहर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। डी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही लगा सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा साथियों? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा बिल्कुल डी नंबर आंसर आपका होगा सही। आगे देखिएगा, लघु ज्वार भाटा नीप पैदा होता साथियों। लघु ज्वार भाटा पूछा गया कब पैदा होता है? अर्धचंद्र समय के दिन के समय, या 1 महीने में 1 बार, या 1 सप्ताह में 2 बार? ये कब होता है साथियों? ये बताइएगा।
देखिएगा साथियों, ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आप 1 नंबर हो जाएगा, अर्धचंद्र के समय हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? अर्धचंद्र के समय हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा क्या होता है साथियों, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो जब लंबवत होता है ना, जब एक दूसरे के सामने लंबवत होगा तब ये लघु ज्वार भाटा आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नंबर से कर लीजिएगा। स्थिर तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लाप्लास, हैरिस या डेविस या डेली के द्वारा पूछा गया। आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिर तरंग सिद्धांत आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हैरिस हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? हैरिस हो जाएगा। स्टेपी घासों के मैदान सर्वाधिक कहाँ पे विस्तार है इनका? स्टेपी घासों का मैदान बताना है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने घास के मैदान है आपको याद होना चाहिए। तो ये मैदान साथियों, ये समशीतोष्ण जो है ना, उस क्षेत्र में ये स्थित है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा साथियों बी नंबर, यूरेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेशिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता विस्तृत कृषि की है? विस्तृत कृषि की विशेषता पूछी गई आपसे। तो विस्तृत कृषि की जो विशेषता साथियों वो हो जाएगी, हमारी कृषि जोतों का बड़ा आकार होता है साथियों, मानव श्रम में कमी होती है, आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम प्रयोग होता है साथियों, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 100 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक साथी हमारे साथ चैनल से जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है ना। ऐसे करके मैं आपके लिए मैं 20 मॉडल पर करवा दूंगा आपको SST के, और हमारी सुबह मॉर्निंग में करण जी की क्लास भी आती है साथियों। PDF डाउनलोड कर लिया, हमारा टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलचा डिजाइन केंद्र की स्थापना करी गई है। बीकानेर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में या कोटा में? गिलचा पूछा गया, गलचा डिजाइन केंद्र पूछा गया। राजस्थान में कंप्यूटर चालित है ये। तो ये कहाँ पे है साथियों, ये बताना आपको। तो ये इसका जो आंसर होगा आपका जयपुर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? हाँ जी, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी यदि पूछा साथियों, गलीचा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है साथियों, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र पूछे आपसे, ठीक है ना। प्रशिक्षण केंद्र पूछे तब आपको बताना है बीकानेर। क्या बताना है? बीकानेर बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और गलीचा डिजाइन केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर। असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, जो विशेषता जो नहीं है ना, आपको उसी की पहचान करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं असंगठित क्षेत्र। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि होती है साथियों, यही हमारा इस विशेषता नहीं है, ठीक है ना। ये विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 नंबर होगा। यह क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों में निर्मित होता है साथियों, बिल्कुल। इस क्षेत्र में कम वेतन मिलता है, रोजगार नियमित और सुरक्षित नहीं होता साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है साथियों, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है टोक्यो, ओसाका, क्यूशू या योकोहामा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बिल्कुल ओसाका हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ओसाका। ये साथियों बता दूंगा, ओसाका जो है ना, ये कपड़ा प्रमुख केंद्र है। तो जिसे मैनचेस्टर किसे कहेंगे साथियों? जहाँ पे कपड़ा जो उद्योग स्थापित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर होगा आपका 103 का बी नंबर आंसर लगा सकते हैं। ब्रिटिश भारत में कौन सा पौधारोपण उद्योग नहीं था? तो बताइएगा, पौधारोपण पूछा गया, नील, चाय, कॉफी या सोरा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर आंसर होगा साथियों, सोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नील, चाय, कॉफी, नमक जो पादप साथियों ये तो प्रचलित थे। सोरा क्या था साथियों? सोरा एक आयनिक लवण है। क्या है? आयनिक लवण है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ ही 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजकोषीय नीति व कर क्षेत्र के संबंध में कौन से सुधार किए गए हैं? कौन से सुधार किए गए हैं? तो यहाँ पे देखेगा, व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा में कई चरणों में बढ़ोतरी करी गई है। निर्यात से प्राप्त लाभ को कर मुक्त कर दिया गया तथा कस्टम ड्यूटी में कटौती करी गई है। काले धन को बाहर निकालने के लिए स्वैच्छिक घोषणा पर केवल 30% कर की व्यवस्था करी गई है। तो उपरोक्त डी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है साथियों। वैश्वीकरण का जो आवश्यक अंग है, तो अब देखिएगा साथियों, निर्बाध व्यापार प्रवाह, निर्बाध पूंजी प्रवाह, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह या निर्बाध प्रवाह। तो क्या आंसर होगा साथियों बताइएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ जी, अब ठीक है। तो ये देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का जो होगा, वैश्वीकरण जो आवश्यक अंग होते हैं साथियों, वो निर्बाध व्यापार प्रवाह होता है, निर्बाध पूंजी प्रवाह होता है, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह भी होता है, निर्बाध प्रवाह होता है। इसका मतलब सारे होते हैं साथियों। डी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या है, अब ये आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना का उद्देश्य साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाली एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य को विनियमित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करना साथियों। ये डी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में 164 इसके देश हैं। आगे देखो नेक्स्ट।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे साथियों? मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा के अंदर। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। और बता दूं इसकी स्थापना, अब ये भी आप ध्यान रख लो, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में साथियों इसका मुख्यालय। 164 देश इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। कितने हैं वर्तमान में, क्या है इसके? हाँ जी। आगे देखिएगा, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की थी? भामाशाह योजना पूछी जा रही है आपसे राजस्थान में लागू करने के लिए। तो यहाँ पे योजना लागू करी थी 2008 के अंदर साथियों। कब करी थी? 2008 के अंदर भामाशाह योजना शुरुआत हुई थी साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 2008। निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है आपका सामने। यहाँ पे गलत कथन का आपको चुनाव करना, तो देखिए बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला साथियों। आप इसका मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा थोड़े, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का अपन आप चेक करते हैं साथियों, क्या आंसर आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा आपके सामने 111 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का कब प्रारंभ की साथियों? राज्य के जो महाविद्यालय होते हैं उनके छात्रों हेतु पूछी गई ये योजना है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। तो इसका आपके सामने पूछा गया शुभारंभ कब किया था इस 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर? तो 7 नवंबर 2019 को साथियों, 7 नवंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया था। अब थोड़ा सा जल्दी फास्ट बढ़ेंगे साथियों। आपको बता दूं 110 नंबर क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना। थोड़ा सा उस क्वेश्चन में डाउट है साथियों, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इस निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन निदेशालय के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है आपको वही पहचान करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाना साथियों, ये तो है इसका उद्देश्य। किस पड़ोसी राज्यों में कृषि मंडियों के विकास को बढ़ावा देना साथियों? पड़ोसी राज्यों से कोई मतलब नहीं इसका, तो ये आपका गलत हो गया। कृषि विपणन संबंधी आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना, मंडी प्रांगणों में कृषकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना साथियों, ये होगा सही। तो यहाँ पे आपका गलत पूछा जा रहा था, तो ये बी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का कर लीजिएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, साक्षरता दर के आंकलन के लिए किस आयु वर्ग को आधार माना जाता है साथियों? साक्षरता दर पूछा गया आपसे, किस जो आयु वर्ग होता है साथियों उसको आधार मान के ये साक्षरता दर निकाली जाती है। तो आपको ये बताना है। तो अब बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे आंसर होगा आपका बिल्कुल सी नंबर, 7 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? 7 वर्ष जो होता है ना उसको आयु वर्ग को मान के क्या निकाला जाता है? साक्षरता दर निकाली जाती है। आज देश में पुरुष जो साक्षरता था साथियों वो बता देता हूँ कितनी है। जो पुरुष साक्षरता दर है साथियों वो है 84.7% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। महिला की बात कर लेते हैं साथियों, ये है 70.3% है। ये पूरे भारत की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है? राष्ट्रीय आय पूछी जा रही है साथियों, गणना सामान्यतः कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा साथियों 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है साथियों, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों UNDP हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम साथियों, इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो यहाँ पे 115 का 1 नंबर आंसर आप लगा लीजिएगा। शिकायत का कारण क्या हो सकता है साथियों? माल त्रुटिगण हो, मूल्य ज़्यादा लिखा गया हो, किस समय विवरण नुकसान ना हो, उपरोक्त सभी साथियों। तो यहाँ पे शिकायत करने का कारण क्या हो सकता है साथियों? शिकायत करने के सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही। मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है साथियों? मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? व्यापारी, किसान, नौकर या उपभोक्ता। तो यहाँ पे जो आंसर साथियों यहाँ पे सही होगा आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग ये सारे किस में आ जाएंगे? ये उपभोक्ता की श्रेणी में ही आते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा की भूमिका निम्न में से कौन से कारकों से साथियों स्पष्ट होती है? तो यहाँ पे आंसर आपका साथियों क्या होगा? तो देखिएगा साथियों आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक साथियों ये भी सही है, पूंजीगत साख निर्माण साथियों ये भी सही, और 3 नंबर ऑप्शन है हमारा आर्थिक विकास और रोजगार साइक में साथियों ये भी सही है। तो डी नंबर आंसर भी यहाँ पे आपका सही मान लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 नंबर क्वेश्चन है, जब मनुष्य पर्वतों के सारे ऊंचाई पर चढ़ता है या वायुयान में यात्रा करता है तो कभी कभी उसके नाक कान से खून आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथियों जब नाक या कान में खून आ जाए तो चढ़ाई चढ़ते हुए साथियों या एरोप्लेन जब हाइट में जाता है तब, तो ये किस वजह से होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन बताइएगा इसके अनुसार क्या राइट आंसर होगा आपका। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? वायुदाब कम होता है साथियों, ये तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे वायुदाब भी कम होता है, ये तो सही है।
ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब बढ़ता है, ये गलत है। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा घटती है साथियों। जैसे जैसे ऊंचे बढ़ेंगे, ऊंचाई में बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल घटेगी साथियों, बिल्कुल ये भी सही है आपका। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ये गलत है। तो ए और सी की वजह से क्या होता है साथियों, नाक और कान में क्या होता है, ब्लड आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर सही होगा साथियों। ये अमूमन क्या होता है, ये ज़्यादा आप घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि वायुयान अभी कभी सफर ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये साथियों 1000 लोगों के अंदर एक के अंदर साथियों ऐसा होता है, ठीक है ना, 1001 लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, इसका परसेंटाइल जो है साथियों बहुत ही कम है। आगे देखो नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की साथियों ये पूछी गई है, जो उपस्थिति है आपको पता है ओजोन परत जो हानिकारक जो आपकी विकिरणें आती है साथियों, उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, ठीक है ना। ओजोन परत साथियों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों, यहाँ पे समताप मंडल होता है। समताप मंडल आंसर जो आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है साथियों, प्रत्येक जिले के जो सहकारी बैंक है उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा साथियों, केंद्रीय सहकारी बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसकी स्थापना 1991 में करी थी साथियों, 1991 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे साथ साथ में। किसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछी गई आपसे, किसके निर्देशन में होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, हाँ जी कनिंघम साथियों, ए कनिंघम आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1861 के अंदर स्थापना होती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो सही आपसे वही पूछा जा रहा है, तो बताइएगा जो सही कौन सा इसमें से सही होगा आपका। तो यहाँ पे देखिएगा 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र है साथियों। बिल्कुल न्यूनतम 35 वर्ष की आयु उसको प्राप्त करनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का आयोग पात्र है साथियों, बिल्कुल दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, लाभ का पद साथियों धारण नहीं किया होना चाहिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी वगैरह ये नहीं होना चाहिए साथियों, जिससे हालांकि आपको पता ही है साथियों, आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा सी नंबर, ठीक है ना। लाभ का पद बिल्कुल ये तो ऑप्शन साथियों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं। सूची 1 के सामने आपको यहाँ पे आर्टिकल दे रखे हैं, सूची 2 के सामने क्या दे रखे हैं, उनके यहाँ पे विषय दे रखे हैं। तो देखिएगा आर्टिकल ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं आपके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो देखिएगा कौन सा होगा आपका। अनुच्छेद साथियों 56 के अंदर राष्ट्रपति की पदावधि लिखी हुई है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता साथियों, यहाँ 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहम शर्तें हैं साथियों, शर्तें हैं। और राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं साथियों वो है 59 नंबर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी अहर्ताएँ हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे आंसर जो आपका होगा 1 2 3 4 आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न को आपको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा सुमेलित होगा। तो अपन बात कर लेते हैं 222 आर्टिकल जो है आपका, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण है साथियों। ये जितने भी है ये आपको पता है उच्च न्यायालय के जितने भी आर्टिकल है साथियों। जो अनुच्छेद 223 है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। अनुच्छेद 224 के अंदर अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है साथियों। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है साथियों। तो यहाँ पे आंसर भी आपका 1 नंबर ही सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाग नंबर 4 आ चुका है, शैक्षणिक रीति विज्ञान साथियों। ये अभी ज़्यादा या 5-7 मिनट का समय और लगेगा साथियों, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए साथियों। वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, धोती कुर्ता पैंट शर्ट या स्थानीय समाज के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो स्थानीय समाज के अनुसार होनी चाहिए साथियों। कैसी होनी चाहिए, स्थानीय समाज के अनुसार ही वेशभूषा होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में सही नहीं है। जो उद्वेलन के बारे में जो सही नहीं है आपको वही पहचान करना है। तो यहाँ पे साथियों इस विधि में कम समय लगता है, जो सही नहीं है साथियों वही आंसर हमें चूज करना था। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे समय कम नहीं लगता है।
तो इसमें छात्रों में मौलिकता, चिंतन शक्ति, सृजनात्मकता शक्तियों का विकास होता है साथियों। इस विधि द्वारा बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। इसमें पूर्णतः नवीन विचारों और सुझावों का उत्पन्न किया जाता है साथियों। बिल्कुल, ये तो 3 ऑप्शन तो हमारे सही है नीचे वाले, लेकिन ये ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकाई योजना का प्रतिपादन मॉरिसन द्वारा कब किया था साथियों? मॉरिसन के द्वारा इकाई योजना का प्रतिपादन कब किया जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर साथियों होगा बिल्कुल 1956 में किया था साथियों। कब किया था? 1956 में। हाँ जी, हेनरी सी मॉरिसन द्वारा किया जाता था। इसका पूरा नाम क्या है? हेनरी सी मॉरिसन। थॉर्नडाइक व जॉन डेवी के अनुसार समस्या विधि के पद क्या है? समस्या विधि के पद साथियों बताने आपको। तो समस्या विधि के पद समस्या को चुनाव करना, तथ्यों का संकलन करना, समस्या का प्रस्तुति करना, ये सभी इसके क्या हो जाते हैं? पद हो जाएंगे। चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है साथियों? चिंतन प्रकट, अप्रकट या ए भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन साथियों किस प्रकार का है? चिंतन प्रकट भी है और अप्रकट भी है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं साथियों? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सभी से गुजारिश, एक बार फिर से चैनल, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, जहां से आप निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं साथियों? अवलोकन पे, निष्कर्ष पे, या पूर्व अनुभव अवलोकन पे, या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो यहाँ आंसर आपका बिल्कुल सी नंबर सही होगा साथियों। पूर्व अनुभव और अवलोकन दोनों पे अपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर आंसर सही। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन आपका सही नहीं है अब वहीं पे आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बी नंबर। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, जो सही नहीं है आपको वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर ही हमारा सही होगा। आगे देखिएगा, 133 नंबर क्वेश्चन है, संचयी वर्त में किसी शिक्षार्थी की कितने वर्ष तक की सूचनाएं प्राप्त होती है? तो यहाँ पे कितने वर्ष तक सूचनाएं प्राप्त होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 वर्ष तक, ठीक है ना। तो 3 वर्ष आप राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण विधि की श्रेणी में नहीं है साथियों। निम्न में से शिक्षण विधि की श्रेणी नहीं है। अच्छा, शिक्षण विधि की श्रेणी जो नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो बताइएगा साथियों क्या आंसर राइट होगा। यहाँ पे परंपरागत विधियां, पुरातन विधियां, आधुनिक विधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो 134 का जो राइट आंसर होगा साथियों पुरातन विधियां हो जाएगी, ठीक है ना। पुरातन विधियां जो शिक्षण विधि में क्या है? शामिल नहीं है। बाकी परंपरागत विधि है, आधुनिक विधियां तो है ही शामिल साथियों। तो अनुसंधान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? अनुसंधान विधि, तो अनुसंधान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाएगा बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा साथियों, अन्वेषण विधि, खोज विधि और ह्यूरिस्टिक विधि साथियों। तो यहाँ पे ये तीनों विधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डी नंबर आंसर भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाग नंबर 5 है साथियों। 10 या 15 क्वेश्चन बचे आपके, 2 या 4 मिनट लगेगी साथियों। भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। शिक्षा नवोन्मेष का क्या अर्थ है साथियों? ये बताना है, अर्थ बताना है इसका। तो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या होगा साथियों? डी नंबर आंसर सही होगा। शिक्षा में नवीन तकनीक व गतिविधियां साथियों, शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षा में नवीन साधनों का खोज साथियों। तो ये तीनों ही हो जाएंगे हमारे। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है साथियों। किसी बालक का यदि शारीरिक लक्षण है वो किससे प्रभावित होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ दीजिएगा, देखिएगा साथियों, पिता के DNA से तो नहीं होता है, माता के DNA से भी नहीं, और पिता और माता दोनों के DNA से होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा सी नंबर होगा, ठीक है ना। क्या होगा आंसर? सी नंबर होगा। अकेले किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। यहाँ पे देखिएगा दोनों का प्रभाव साथ में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर आंसर होगा। हाँ जी, क्रेस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय या अंतर्मुखी? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा साथियों अंतर्मुखी राइट आंसर होगा। क्या होगा? अंतर्मुखी आपका राइट आंसर होगा। फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता है साथियों C स्पेयरमैन, L थर्टन, J गार्डनर या H गार्डनर साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है 139 का? तो यहाँ पे होगा H गार्डनर साथियों। क्या हो जाएगा? हार्ड गार्डनर हो जाएगा। डी नंबर आंसर आपका सही होगा साथियों। थोड़ी देर के बाद में जो जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 तक जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों, आज से अपने सीरीज शुरू कर रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता रीट का तब तक ये सीरीज आपकी शुरू रहेगी साथियों। अभी थोड़ी देर के बाद में वो भी क्लास आपके लिए आएगी, तो आप वो भी आप क्लास अटेंड करिएगा। आगे देखिएगा 140 नंबर क्वेश्चन है, किशोर व किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिएगा। सर्वोत्तम समूह का आपको यहाँ पे चयन करना है। देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों तारिकता हो जाएगा, मूल चिंतन हो जाएगा, निर्णय शक्ति हो जाएगी साथियों। 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है ना। 140 का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है।
सही पूछा गया आपसे तो बताइएगा सही क्या होगा। तो देखिएगा साथियों, यहाँ अन्वेषण करना, व्याख्यान करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना, ये आपका सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 142, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता तो यह संकेत करती है उसकी साथियों प्रतिभाशीलता की, सृजनशीलता की, या मन बुद्धि की, या औसत बुद्धि की साथियों। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा वो होगा आपका बिल्कुल सृजनशीलता साथियों, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान साथियों मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ही होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? तो यहाँ पे एक जो प्रमुख समस्या है साथियों, वो प्रमुख समस्या है समायोजन की कमी साथियों। क्या है? समायोजन की कमी आपकी यहाँ पे प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं डी नंबर ऑप्शन। कौन सी विधि उपागम के समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है साथियों? यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या होने वाला बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों समकालीन अध्ययन विधि। क्या होगा? समकालीन अध्ययन विधि आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पार्ट है साथियों, 6 नंबर पार्ट है सूचना तकनीकी। ये आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो ये देखिएगा 5 क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो यदि बनेंगे तो साथियों देखिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित परिपथों या सर्किट साथियों, परिपथ को क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। में किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है साथियों? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका बताइएगा 146 के अंदर। तो 146 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा उलट पलट, फिलिप फ्लॉप साथियों। तो बी नंबर आंसर सही होगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है साथियों? यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साथियों, बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है ना, और इसके सीपीयू के 3 घटक होते हैं साथियों। क्या होते हैं? सीपीयू के 3 घटक होते हैं साथियों। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। घटक कौन से? कंट्रोल यूनिट, स्मृति, अर्थमेटिकल ये और लॉजिकल यूनिट साथियों, ये 3 घटक होते हैं इसके। अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सी नंबर आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम नामक निम्नलिखित में से लिया गया है साथियों। मॉडेम जो नाम है वो निम्नलिखित में से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मॉडेम नाम बताना आपको 148 के अंदर साथियों, जल्दी से कमेंट करिएगा। अंतिम 3 क्वेश्चन बचे हैं साथियों। इसके बाद में हमारी जो आपको बता दूं करंट अफेयर की जो क्लास आएगी साथियों, उसके अंदर भी हमने 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ शामिल किए। हर दिन आपको 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम तक आपको करवाए जाएंगे, तो वो भी आप क्लास अटेंड करिएगा और अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिएगा साथियों उन क्लास को भी। तो यहाँ पे क्या होगा अब बताइएगा मुझे 148 के अंदर। 148 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर साथियों। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। हाँ जी, पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? कौन सा व्यक्ति जुड़ा है पेंटियम चिप से, ये बताना आपको। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों विनोद धाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोद धाम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो डी नंबर आंसर यहाँ से लगा सकते हैं साथियों। अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा आंसर दीजिएगा। 5 पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? क्या उपलब्ध नहीं है साथियों? यदि क्लास अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि साथियों यदि कोई करेक्शन करना है किसी का भी क्वेश्चन का, आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं साथियों। अपन उस पर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट के माध्यम से। तो यदि क्लास ऐसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं साथियों। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन का काम देते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा निर्वात ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। और सभी साथियों का धन्यवाद करूँगा अंत तक जुड़ने के लिए। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ता है साथियों वो बिल्कुल उसका मैं शुक्रिया गुजार है साथियों। यहाँ पे 150 का आपका डी नंबर आंसर सही होगा। और अलविदा साथियों, यहाँ से आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद में। थैंक यू सो मच।